बहुत बड़े खुलासे किए हैं। आप हमेशा संकट मोचक रहे, गुरुजी कहते रहे, लेकिन क्या वजह हो गई जो एक के बाद एक ये दूसरा बड़ा खुलासा आपको करना पड़ रहा है? मैंने एक भरोसे पे सारा काम किया था, और अब अगर वो भरोसा ही टूट जाए, जो व्यक्ति आपको डायरेक्शन दे कि आपको ये करना है और हम आंख बंद करके उस काम को कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे वजह होती है उनके सहयोग की, उनके सपोर्ट की और उनके इन शब्दों की कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपके साथ हैं ना। जब वो बर्ताव ही बदल जाए तो अकेला व्यक्ति उस पूरे के पूरे बोझ को लेके कैसे चल सकता है जो कृत्य उसने किया ही ना हो। यही मेरे साथ हुआ। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, हर व्यक्ति जानता है प्रदेश का कि जब 2013 में सरकार चली गई थी और मात्र 21 सीटें कांग्रेस की आई थी, तब कोई कांग्रेस का नाम भी नहीं लेना चाहता था। और 2014 में जब सचिन पायलट जी ने एज ए पीसीसी चीफ टेक ओवर किया, तो अगले दिन बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी थी, एंड ऑफ अशोक गहलोत एरा, यानी अशोक गहलोत के युग का खात्मा, अंत हो गया। हम वो लोग थे जो उस संकट में उनके साथ खड़े थे कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम हैं, वापस से सब चीज़ें तैयार करेंगे, क्योंकि तब हमने ये ठानी थी कि वापस अशोक गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने और चाहिए। वापस से आपने तैयार की, और इस बीच एक बड़ा कांड सामने आया जो कि फोन टेपिंग कांड था। उस पूरे कांड को अपने कंधों पर लेकर कई बार आप बहुत बड़े बड़े इंटरोगेशंस में पहुंचे, क्राइम सीन्स पर, क्राइम के डिपार्टमेंट्स आपको बुलाते रहे, दिल्ली में आप जाते रहे, लंबी लंबी हियरिंग्स होती रही, वो पूरा घटनाक्रम हम सब ने देखा है। और किस तरह से अशोक गहलोत के कारनामों को आपने अपने सर पे लिया, ये सब लोग जानते थे, बैक ऑफ द फ्रेम की ये अशोक गहलोत के कारनामे थे, लेकिन आपने अपने ऊपर लिए। अब क्यों आप मीडिया के सामने आकर पूरी तरह से ये खुलासे कर दिए कि नहीं, ये सोशल मीडिया से नहीं बल्कि अशोक गहलोत ने दिए थे? पिछले 3 साल से आप सभी लोग देख रहे हैं कि मैं दिल्ली में एक एफआईआर, अपने खिलाफ एक मुकदमे को बर्दाश्त कर रहा हूँ। हर महीने जब चाहे जब क्राइम ब्रांच मुझे इंटरोगेशन के लिए दिल्ली बुला लेता है। कई नोटिसेस मेरे पास में आए, मैं पूछताछ के लिए दिल्ली गया, 8-8 9-9 घंटे की इंटरोगेशन में शामिल हुआ। तो ये सब लोगों को सोचना चाहिए या समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति पिछले 3 साल में तरह तरह के प्रेशर्स के बावजूद नहीं टूटा हो, 10-10 घंटे की इंटरोगेशन में उसने अपना मुंह नहीं खोला हो, तो आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उसे ये सब कुछ करने की आवश्यकता पड़ी। बहुत सीधा सा जवाब है कि इन 3 सालों में जो अशोक गहलोत ने मुझे विश्वास दिलाया था और मुझे ये कहा था कि आपके साथ हम खड़े हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक मुझे जाना पड़े, आप चिंता मत करो। जब उन्होंने अपना बर्ताव ही बदल लिया, क्योंकि मैंने तो जो काम किया वो उनके कहने से किया था। ऑडियो क्लिप्स मुझे पेन ड्राइव में उन्होंने दी, यानी मुख्यमंत्री निवास पे बुलाकर अपने चैम्बर से मुझे पेन ड्राइव दे के कहते हैं कि ये पूरी मीडिया को सर्कुलेट करो। मैंने उनके कहने पे वो काम किया, क्योंकि मैं उनका ओएसडी था, तो वो मेरी ड्यूटी बनती है भाई, मुझे मेरा बॉस जो कहेगा उसकी पालना करना, उस जिम्मेदारी के तहत जो भी आदेश दिए जाएंगे उनको मानना, वो मेरी ड्यूटी में लेकिन शामिल एक चीज की आपने पालना नहीं की थी। आपको कहा था सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो, फिर भी आपने लैपटॉप में कुछ बचा के रखा। क्या, बहुत सीधा सवाल, क्या आपको ये डर था कि जो अशोक गहलोत मदेरना के साथ कर चुके हैं जितना कुछ, और लोगों के साथ जितना कुछ कर चुके हैं, जिस तरह से अपने प्रतिद्वंदियों को उन्होंने पूरी तरह से निपटाया है, आपका भी नंबर आ सकता है? देखिए, 25 साल से यूं ही तो सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ, और इनको 15 साल से इतने नज़दीक से जानता हूँ, तो इनके पिछले कारनामे और इनके जो काम करने के तरीके हैं उससे वाकिफ़ तो हूँ ही। मैं वो अभिमन्यु तो बन नहीं सकता था कि जो चक्रव्यूह में फंस जाए और अपनी मौत मर जाए, बाहर ही ना निकल पाए। तो जिस दिन मैं इस चक्रव्यूह में अंदर एंटर हो रहा था, उसी दिन मैंने अपने बचाव की तैयारी कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था, ये सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे पता था कि अगर मुझे कभी अकेला छोड़ दिया गया तो मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा। जो काम मैंने किया ही नहीं उसका आरोप लेके कब तक मैं घूमूंगा। तो वो मेरे मन में कहीं ना कहीं इस तरह की बात थी कि अगर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ तो मैं क्या पेश करूंगा। इसलिए मैंने वो सारे सबूत अपने पास बचा के रखे ताकि मैं सच जनता के सामने प्रस्तुत कर सकूं।
आप देखिए ना, अगर मेरे पास वो सब कुछ नहीं होता तो आज इतनी मजबूती के साथ बैठकर मैं आपको यहाँ ये बात कह सकने की हिम्मत रख सकता था क्या? ये किस तरह से अपने प्रतिद्वंदियों को, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, उनका क्या हश्र करते हैं, ये हर व्यक्ति जानता है जो राजनीति में सक्रिय है। लेकिन एक और बात का खुलासा करना चाहता हूँ कि ये किसी को अपना नहीं मानते, किसी के सगे नहीं हैं। ये हर व्यक्ति को सिर्फ उपयोग में लेते हैं, उसका उपयोग पूरा होने के बाद उसे छोड़ देते हैं, यानी यूज एंड थ्रो की प्रैक्टिस इनकी रही है। तो मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता था। मेरे साथ किया वही है कि जब इन्हें ये विश्वास हो गया कि अब तो इसके पास कुछ है ही नहीं, इन्होंने मेरे इस कार्यालय में एसओजी की रेड डलवा दी और उन एविडेंसेस को कलेक्ट करवाने का प्रयास किया कि हो सकता है कि इसने किए या नहीं किए। वो पूरे आश्वस्त होना चाहते थे कि मैं ये पता कर लूँ कि वो डिवाइस इसके पास है या नहीं है। तो जब यहाँ सब कुछ खंगाल लिया, खूब छानबीन कर ली, कुछ नहीं मिला, तो लगता है ये आश्वस्त हो गए कि अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसी दिन से उन्होंने इस पूरे केस से किनारा करना शुरू कर लिया। अरे भाई, मैं कब तक जाता रहूँगा? मैंने उस पद पे रहते हुए कभी भी इस तरह की कोई काम नहीं किया या आपको डैमेज करने का प्रयास नहीं किया, वरना ये काम तो मैं पहले भी कर सकता था ना। आपने देखा है, इस देश में उदाहरण है, फोन टेपिंग के नाम पे सरकारें गिर जाती हैं, केस तक लग जाते हैं, जेल जाना पड़ता है। और उस केस को आपने पूरी तरह से अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन सवाल ये है कि अशोक गहलोत का इतिहास जो भी जानता है वो जानता है कि सरकारों में आने के लिए वो हर वक्त पर किसी न किसी को निपटाने की प्रक्रिया चलती रहती थी। और जिस प्रक्रिया में आपने उनका साथ दिया था उस वक्त सचिन पायलट को निपटाने का काम चल रहा था। और उसी वजह से जो बाड़ेबंदी जैसलमेर में हुई, जो बाड़ेबंदी फेयरबाउंड में हुई, वो सारी बाड़ेबंदियां हो रही थी और उन्हीं बाड़ेबंदियों के लिए फ़ोन टेपिंग भी कर रहे थे। किस हद तक सचिन पायलट को निपटाने के लिए वो अग्रसर थे, अब इस बात का भी खुलासा कर। पूरी तरह से। वो तो उसे कहते हैं ना कि इतनी अदावत हो गई थी, मन में इतनी टीस भर गई थी कि फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते थे सचिन पायलट को। तो इसलिए रोजाना षड्यंत्र रचे जाते थे कि कैसे डाउन किया जाए, कैसे निपटाया जाए, कैसे खत्म किया जाए, कैसे इस आरोप को सिद्ध किया जाए कि ये बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ मिलकर सचिन पायलट इस प्रदेश में सरकार को गिराना चाहते हैं। तो वो तो इन सभी चीजों को एक कहते हैं ना कि प्रमाणित करने में लगे हुए थे, इसलिए तरह तरह के रोज रोज षड्यंत्र प्रमाणित करने के लिए अपने लोगों के भी फोन टेपिंग करवाई। हाँ, प्रमाणित करने के लिए। अब देखो, जो लोग 13 या जितने भी इनके साथ गए थे, सचिन पायलट जी के साथ 18 लोग थे या 19 लोग थे, जो भी लोग इनके साथ वहाँ मानेसर गए थे, लगभग सभी लोगों के फ़ोन सर्विलांस पे थे। दूसरा, जो लोग इनके साथ फेयरमाउंट में थे, उनमें से भी बहुत सारे लोग हैं जिनके फ़ोन इन्होंने सर्विलांस पे लिए थे, क्योंकि इनको भरोसा नहीं है। और जो व्यक्ति अपने मन में कहीं कोई गलती करता है, उसे डर रहता है कि मेरे 2 विधायक कम नहीं हो जाएं, वरना तो मेरी तो सरकार गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। कुर्सी बचाए रखने के लिए, अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जिस हद तक भी जाना चाहिए, उससे भी कई गुना आगे जाने का इन्होंने प्रयास किया। इसके अलावा जो 25 सितंबर की घटना थी, जब इन्होंने कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस की आलाकमान से एक अदावत कर ली थी और पूरी तरह से इन्हीं के दो लोगों ने अपने घरों पे लोगों को बुला लिया था, वो भी कमांड क्या अशोक गहलोत की ही थी? पूरा प्रकरण प्रायोजित था, यहीं के डायरेक्शंस पे वो सारी चीज़ें हुई थी। वरना कौन ऐसा करता है कि मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की बैठक होनी हो और विधायक सारे पहुंच जाएं अपने शांति धारीवाल जी के यहाँ, और वहाँ से बसों में बैठ के वो पहुँचे स्पीकर साहब के यहाँ। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। दूसरा, जब पर्यवेक्षक आए हुए हैं, उस दिन आप यहाँ से चले गए हैं जैसलमेर। जैसलमेर में वहाँ माता के दर्शन करने के बाद आप मुझे फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि मीडिया में ये खबर चलवाओ कि जितने विधायक शांति धारीवाल जी के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनकी एक ही मांग है। उनकी जो मांग है वो ये है कि हम में से किसी को मुख्यमंत्री बना दो, सचिन पायलट नहीं बनना चाहिए। मुझे ये कह के खबर चलवाई गई। तो पूरा का पूरा प्रकरण उस दिन का प्रायोजित था कि वो सारे लोग वहाँ नहीं आके, मैं मुख्यमंत्री निवास पे था, सचिन पायलट जी वहाँ आए, विधायक दल की बैठक के लिए वो वहाँ आए और इंतजार कर रहे थे कि बाकी विधायक कब आएंगे, लेकिन वो इंतजार करते ही रह गए। जो एजेंडा या जो मंशा आला कमान की पर्यवेक्षकों को भेज के यहाँ विधायक दल की बैठक करवाने की थी, और उसमें क्या एजेंडा था ये उन्हें ही पता। हो सकता है वो किसी नए नेता को चुनते या कुछ और अनाउंस करते, लेकिन वो दल की बैठक होने तो देते। आपके मुख्यमंत्री निवास पर
कहाँ वो होनी थी? मुख्यमंत्री निवास पर। अगर मुख्यमंत्री निवास पर वो बैठक नहीं हुई तो सीधे तौर पर आपने आला कमान की अवमानना की, उस आला कमान की जो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे। फिर क्यों आला कमान उसके बाद भी शांति धारीवाल को टिकट दे रही थी, उनकी हर बातें मान रही थी? क्या कोई आला कमान को अनड्यू फेवर किया जा रहा था जिसकी वजह से इन सब चीजों के बावजूद भी उनकी बातें मानी जा रही थी? इन्होंने ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया था ना कि भाई मैं हर हाल में सरकार की वापसी करवाऊंगा, आप छोड़ दो सब कुछ, हम करेंगे, मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो। तो अब इतना तो केंद्रीय नेतृत्व और आला कमान भरोसा करता ही है अपने मुख्यमंत्री पे कि भाई इनको इनके तरीके से काम करने दो, ये विश्वास दिला रहे हैं कि हर हाल में वापसी करवाएंगे। तो वही उन्होंने किया, लेकिन धोखा दिया, आला कमान को अंधेरे में रखा, उनके साथ चीट किया, उन्हें वास्तविकता उन तक पहुंचने ही नहीं दी। आपको ध्यान है जब सीईसी की मीटिंग होती थी तो ये कहा जाता था कि सिंगल नाम ही क्यों आया है और बाकी के नए नाम क्यों नहीं है, क्यों नए चेहरे नहीं है? तो ये यही कहते थे ना कि यही लोग हैं, बाकी तो कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। तो ये सारा मैनिपुलेशन जो था वो सब इन्हीं का किया धरा था। इन्होंने अपनी 100% चलाई, जिसको चाहा उसी को तो टिकट दिलवाया इन्होंने वापस। वरना ये चाहते तो नए लोगों को भी तो मिल सकता था। जिन नए लोगों को मिला उनमें से 80% वापस चुनाव जीत के आए। अगर ये प्रयोग करते, और जिन लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, मैंने पहले भी आपको कहा था कि सरकार के खिलाफ या मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी नहीं है, व्यक्तिगत वहाँ का विधायक, वहाँ का जनप्रतिनिधि या वहाँ का मंत्री, उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी है, वो उसे दोबारा जनप्रतिनिधि नहीं बनने देना चाहते। तो जब ये रिपोर्ट्स आपको हमने भी दी थी, स्वतंत्र एजेंसियों ने भी दी थी, मीडिया भी बोल रहा था, वो भी आपको आके ये बता रहा था कि इनको टिकट रिपीट किए तो ये हारेंगे, बावजूद आपने ऑब्लाइज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपका उस वक्त साथ दिया था, ऐसा आप सोचते थे, उनको आपने टिकट दिया और स्थिति देख लो। देखिए, राजनीति करने वाले व्यक्ति का या किसी भी दल का क्या एजेंडा होना चाहिए कि हमें सरकार बनानी है। आपकी प्राथमिकता सरकार बनाने से ज़्यादा अपने लोगों को ऑब्लाइज करने की हो गई तो परिणाम हम सबके सामने है। खुलासों की इस कड़ी में जब इतना सब कुछ खुलासा हो ही रहा है तो एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ। आप मीडिया सलाहकार थे, आपने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में, गुरु पूर्णिमा की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लिखा था कि जिसे आप गुरुजी मानते हैं, अपने राजनीतिक गुरुजी, इनसे ज़्यादा सौम्य, इनसे ज़्यादा सरल स्वभाव, इनसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल कोई नहीं है। क्या आपने उनको तब नहीं कहा कि जब आपकी सौम्यता वाली इस छवि में नाकारा, निकम्मा, कोरोना जैसे शब्द निकल रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, हम जब किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं तो अच्छाइयाँ ज़्यादा नज़र आती हैं, और ये तो सर्वविदित है कि सहजता से उपलब्ध होते हैं, शालीन बहुत दिखते हैं, उनके स्वभाव में बहुत सौम्यता है। तो जो चीज़ें अच्छी और कहीं सचिन नजर पायलट ने आए, तो उनकी शालीनता खत्म की है थोड़ी जो बहुत। चीज़ें अच्छी नज़र आए उनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। उन्हें देखते ही तो वो बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं कि ये दिखना भी नहीं चाहिए यहाँ। अब जो रिएक्शन उन्होंने दिए वो उनके उस स्वभाव के तो विपरीत थे ही। जो उन्होंने उस वक्त में रिएक्ट किया, जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो उनके स्वभाव से, जो मैं शब्द काम में लेता हूँ, जो गुण उनके बताता हूँ, उनसे तो मैच नहीं करते। लेकिन राजनीति है, अपने प्रतिद्वंदी के लिए किस हद तक कोई कैसे किन शब्दों का प्रयोग करे, ये उसके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। तो जब आदमी अपना होशो हवास खो बैठता है तो इसी तरीके के शब्द अपने मुख से निकलते हैं। विधानसभा चुनाव हो गए, कांग्रेस को हाशिए पर ले आए, अपनी तरफ से टिकट वितरण जैसा भी किया, उसकी वजह से कांग्रेस का जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। इसके बाद तो कम से कम आलाकमान को इस बात की अक्ल आ जानी चाहिए थी कि ये गलत कर रहे हैं। उसके बावजूद भी, विपक्ष में रहते हुए भी, उन्हीं के आदमी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है, जबकि सचिन पायलट खेमे के और दूसरे यंग लोग भी थे। देखिए, ये निर्णय तो मुझे लगता है आलाकमान सोच समझ के ही करते होंगे, किसे विपक्ष का नेता बनाना है, किसे आगे सक्रिय राजनीति में रखना है, नहीं रखना है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, अब सारी चीज़ों का आकलन और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वैभव गहलोत का टिकट आपको ठीक लगता है? देखिए, इसको लेके मैं ज़रूर एक बात करना चाहूँगा कि पुत्र का अधिकार पिता के घर और पिता की विरासत पे होता है, और पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जानता है कि अशोक गहलोत का घर जोधपुर है, जोधपुर से उनकी पहचान है। तो जिस पुत्र ने उस घर को ही त्याग दिया हो, घर ही छोड़ के बाहर निकल गए हो, तो दूसरी जगह तो थोपा गया है उन्हें, जो अपने घर में ही चुनाव वापस लड़ सकने की
हिम्मत नहीं रखता हो, उस मुख्यमंत्री की क्या क्रेडिबिलिटी जो प्रदेश का 3 बार मुख्यमंत्री रहा हो, वो अपने घर से अपने पुत्र को चुनाव नहीं जिता पाए, तो बाकी के लोगों से क्या उम्मीद करनी। फिर भी वहां आला कमान जाके क्यों टिकट नहीं, दिया? वहां जाके ये कहा जाता है कि मैं अपने पुत्र को आपको सौंप रहा हूं। अरे भाई, ये शब्द तो आप जोधपुर में कहते तो ज्यादा अच्छा लगता, वहां तो आप थोप रहे हो। अब आला कमान भी तो अब हमारे, उन्होंने भी यही निर्णय इसलिए लिया होगा कि भाई ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और यहाँ से ये जो कह रहे हैं एक बार फिर इनके ऊपर, वो तो हर बार भरोसा जताया है और हर बार इन्होंने उस भरोसे को तोड़ा है। 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, तीनों बार में एक भी टेन्योर ऐसा नहीं है कि सरकार को रिपीट करवा पाए। तो 3 बार भरोसा ही तो जताया, लेकिन तीनों बार तोड़ा प्रदेश में, और हुआ क्या। अब लगता है आपको कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा उनको पे भरोसा जताना शुरू किया है, क्योंकि इस बार जो लोकसभा की टिकट्स बांटी हैं कई उनके लोगों को मिला और वहां से स्थितियां काफ़ी अच्छी भी लग रही। देखिए, जिस तरह से वो लोकसभा चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ प्रदेश ही नहीं देश भर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि युवा हैं, नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, उनके अपनी फॉलोअरशिप है, उनके अपनी एक, कहते हैं, उनको पसंद करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अब आलाकमान, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से अभी उनकी भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अब प्रदेश में भी वो उनकी उस उपयोगिता को समझकर आगे आने वाले समय में निर्णय लेंगे। फोन टेपिंग कांड में अब वो कांड कहाँ तक पहुंचा है और कितनी इंक्वायरीज चल रही है, आपके इन खुलासों के बाद क्या कोई रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है? देखिए, फ़ोन टेपिंग का जो मामला है वो अभी तक पेंडिंग है। दिल्ली उच्च न्यायालय में मैंने एक रिट लगा रखी है, जो एफआईआर गजेंद्र सिंह जी ने करवाई उसके खिलाफ, कि उसे क्वैश किया जाए, क्योंकि घटना राजस्थान की है, दिल्ली में क्यों। और आए दिन क्राइम ब्रांच की तरफ से मुझे वहाँ नोटिस दिया जाता है सम्मन के लिए। वो अपना काम कर रहे हैं, जो एफआईआर होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस होता है, तो एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। मैंने हाई कोर्ट को अपनी गुहार लगाई हुई है। अब वर्तमान में स्थिति ये है कि 9 मई को उसमें फिर से हाई कोर्ट में पेशी है। अब उस दिन देखते हैं कि क्या आगे के लिए निर्देश मिलेंगे या किस क्या तरह आप का कोर्ट में ये निर्देश कहेंगे कि मिलेगा। मैं नहीं, अशोक गहलोत गिरफ्तार करना है तो उन्हें कीजिए? कोई भी एजेंसी, चाहे वो प्रदेश की हो या देश की हो, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के संबंध में मुझसे जांच के मामले में सहयोग मांगेगी और मुझसे पूछेगी कि अब सत्यता बताओ। तो जो कुछ भी मैंने मीडिया को बताया है, जो भी मेरे पास में सबूत है, मैं उन्हें एज इट इज़ प्रस्तुत करूंगा। जिस भी स्तर पे मुझे ये कहना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे बॉस ने जो डायरेक्शंस दिए थे, एक उनका, उनके नीचे काम करने वाला या उनके अधीन काम करने वाला व्यक्ति अपनी ड्यूटी के रूप में उसे पूरा करता है, और मेरा सिर्फ यही काम मैंने किया, आखिरी उनके सवाल, आदेशों की पालना की। अपने गुरुजी की गिरफ्तारी की मांग की करेंगे? ये तो तय करने का काम देखिए एजेंसीज का है। वो इस केस को किस तरह से लेते हैं, कहाँ ये आगे बढ़ता है और ये कितना गंभीर मामला निकलता है, ये तो तय करने का काम कानूनी करता है ना, कि किसको गिरफ्तार करना है, नहीं करना है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें सीधे तौर पर जो कोई व्यक्ति शामिल है, तो वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे वो पेन ड्राइव दिया और मीडिया में उस ऑडियो क्लिप को सर्कुलेट करने का निर्देश दिया। मैंने उन निर्देशों की पालना की। तो इस गलत फहमी में अगर अशोक गहलोत रहते थे कि वो जो कुछ भी करते हैं उनकी शतरंज की, षड्यंत्र की सारी चालें ठीक बैठती है, तो पहली गलत फहमी दूर की थी सचिन पायलट ने, दूसरी कर दी लोकेश शर्मा जी ने। अब ये गलत फहमियां भी दूर हुई है, देखना होगा कि एजेंसीज एक्शन क्या लेती है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए।